हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक चैप्टर की बात करते हैं, नया चैप्टर लेते हैं फर्स्ट बॉक्स में, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण, चैप्टर नंबर 5, उसके बारे में चर्चा करते हैं फर्स्ट भाग। तो सबसे पहले बच्चों आपका चैप्टर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अध्याय नंबर 5, चुंबकत्व व ध्रुव गुण या चुंबकत्व चुंबकीय पदार्थों के गुण, वो एक ही बात है। तो चैप्टर के नाम से शुरुआत से पता चलता है चुंबक। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चुंबक के बारे में चर्चा करते हैं। स्थायी चुंबक क्या होती है, अस्थायी चुंबक क्या है, या चुंबक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चुंबक। चुंबक का एक डायग्राम बनाते हैं, एक इस तरह से। ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ध्रुव है। ये स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को लटकाई गई है तो चुंबक उत्तर दक्षिणी दिशा में आपके ठहरती है। और ये जो चुंबक है, जो ध्रुव है, ये ध्रुव है। ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी ओर आकर्षित करती है। वो क्या क्या है, स्टील है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि, लोहा है। अब बेसिक अगर आपको देखो बच्चों, ये थ्योरी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखोगे तो कोई एडवांटेज नहीं। फिजिक्स में हो सके जितने कंसेप्चुअल थ्योरी को आप याद कीजिए। कंसेप्चुअल थ्योरी जितनी ज़्यादा याद होगी उतने ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आपके दिमाग में जो भी टॉपिक का जब नाम आ जाए, उसी से संबंधित उस घटनाओं को अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। ये नहीं है कि इनकी रेटी रेटाई परिभाषा लिख दे तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि सारा एक चैप्टर कैलकुलेशन पे चलता है। कैलकुलेशन है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसके बारीकी बारे में जानते हैं कि आखिरकार चुंबक होती क्या है और चुंबक के बारे में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले बेसिकली समझें कि एक चुंबक का टुकड़ा है। जैसे ये पेन नजर आ रहा है, ये पेन है। इस पेन को, ये एक चुंबक का टुकड़ा है। इस चुंबक के टुकड़े को जब मैं डोरी से लटकाता हूँ तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर, जब तक ये उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं होगी तब तक ये क्या करेगी, घूर्णन करेगी, घूमेगी। वो घूमकर ये उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाएगी। अगर ये सिरा इसका एन है या उत्तर सिरा है तो ये दक्षिण दिशा में आके ऐसे स्वतंत्रतापूर्वक आकर लटक जाएगी। और इनके ये गुण है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी गुण को बोलते हैं चुंबक। तो मैं आपको बेसिकली एडवांटेज ये बताता हूँ कि माना कि एक दंड चुंबक है जिनके दो ध्रुव है एन व एस। वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे बोलते हैं चुंबक। इसी गुण को क्या बोलते हो बच्चों, चुंबक बोलते हैं। इसी गुण को चुंबक कहते हैं। अब चुंबक के प्रकार देखते हैं बच्चों। यह तो था चुंबक। अब चुंबक के प्रकार, एक तो था प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। देखो बच्चों, प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होती है जो प्रकृति के अनुसार लोहे के टुकड़े जब जमीन में दब जाते हैं, वो कई हजार साल बाद वो चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। वो लोहे की वस्तु पृथ्वी में दबे रहने के कारण उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस प्रकार की चुंबक होती है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार, नियमित आकृति कोई फिक्स नहीं होती है। जिस तरह से वो ढांचे में डलती है प्रकृति के अनुसार, उस तरह से वो मौजूद रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe3O4।
कृत्रिम चुंबक होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित चुंबक। यह होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित चुंबक। वह आकार नियमित होता है। जैसे दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है ये, और यह प्रकृति में मौजूद होती है। भूगर्भ में पाई जाती है। आकार व आकृति अनियमित होती है। तो बेसिकली चीज़ों के बारे में मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पे आप समझ लीजिए। पहला तो आपने देखा चुंबक। चुंबक एक टुकड़ा है, उनके दो ध्रुव होते हैं, एक एन एक एस, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण मौजूद रखता है उसको बोलते हैं आप चुंबक। और चुंबक में जैसे स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक के प्रकार दो होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक होती है पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाती है। वो लोहे के टुकड़े कई हजार साल बाद जमीन में दबने के कारण उसमें चुंबकता का गुण आ जाता है, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। इनके एग्जाम्पल समझ सकते हो तो आप मैग्नेटाइट को समझ सकते हो। इनकी आकृति, आकार कोई निश्चित नहीं होता है। एक होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक होती है जो मनुष्य तैयार करता है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चुंबक। उसका आकार व आकृति दोनों ही निश्चित करता है मनुष्य। आर्टिफिशियल चुंबक बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट ये होते हैं, या नेचुरल मैग्नेट। अब इनके ऊपर दंड चुंबक है या छड़ चुंबक है या छोटी छोटी लेबोरेटरी के अंदर जो चुंबक होती है वो मनुष्य के द्वारा काट छांट पीट के तैयार की जाती है, वो तो हो गया आपका कृत्रिम चुंबक। अब इनके भी दो पार्ट हैं, एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। अब इसी के बारे में समझते हैं बच्चों, क्या आखिरकार क्या कारण। स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। नाम से पता चल रहा है स्थायित्व मानी स्थायित्व है, लंबे समय तक चुंबकीय गुण मौजूद रहते हैं। और अस्थायी चुंबक वो होती है जो लंबे समय तक चुंबकीय गुण मौजूद नहीं रहते हैं, कुछ समय तक स्थायित्व होती है, इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। नाम से पता चलता है स्थायी चुंबक वो होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जो लंबे समय तक अपने चुंबक का जो प्रभाव है बनाए रखती हैं, नष्ट नहीं होती। स्थायी चुंबक होते हैं जो छोटी चुंबक का निर्माण होता है और कुछ समय तक तो वो चुंबक का गुण प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद उनके धीरे धीरे चुंबक का गुण नष्ट होने लग जाता है, उसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। यह तो था थोड़ा सा बेसिकली चुंबक के बारे में। अब चुंबक की गुण प्रॉपर्टीज वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूं। चुंबक के गुण और चुंबक के गुण, एक इस चुंबक के बारे में समझ लो, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों। आपके पास एक छोटा सा छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक का एक सिरा एन है, एक एस सिरा। अब ध्यान से देखिए, पहला तो गुण यह है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला गुण तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन व एस। चुंबक का एकल गुण अस्तित्व में नहीं होता है, चुंबक का एकल ध्रुव है, अस्तित्व नहीं होता है। तीसरा, समान ध्रुव में क्या होता है बच्चों, समान ध्रुव एन और एन, यह तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। एक होता है एन और एक एस, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इसमें तो होता है प्रतिकर्षण,
और इसमें क्या होता है बच्चों, आकर्षण। तो यहां तीसरा बिंदु ये लिख सकते हो, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण बल। असमान ध्रुव में और दिशात्मक कोण पाया जाता है। चौथा होता है दिशात्मक। जैसे सर्वप्रथम जो चुंबक है नॉर्थ एंड साउथ है, इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो ये उत्तर व दक्षिण दिशा में आके ठहर जाती है, तो ये दिशा का गुण हो गया। इस तरह से बहुत सारे नियम लिख सकते हो। ये तो आपके हो गए चुंबक के गुण। चुंबक को टुकड़े को देखा, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। समान ध्रुव है, प्रतिकर्षण असमान ध्रुव में आकर्षण बल होता है और दिशा का गुण होता है। ये आपकी कुछ बेसिक चर्चाएं थी। अब मैं ड्राइव करता हूं सूत्र। कुछ चीजें और भी रह गई हैं छोटी छोटी, उनको चैप्टर के साथ लेते जाएंगे, उनको समझ लेना, लिखने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल उसी से संबंधित आते हैं। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं डायरेक्टली। आप 12th क्लास के बच्चे हो तो ये 10th क्लास का जो लेवल है या 8वीं क्लास का जो लेवल है वो आपसे थोड़ी पूछेंगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। वो तो आपसे न्यूमेरिकल करेगा, कंसेप्चुअल या डेरिवेशन करवाएगा। तो अगर आप आरबीएससी और सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तब तो आपको ड्राइव करेगा सूत्र। अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो इससे संबंधित न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, चाहे वो कैसे भी कंपटीशन है उसके लेवल के अनुसार प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले इस पार्ट को समझ लीजिए बच्चों, उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं, एक डेरिवेशन लेते हैं। डेरिवेशन लेने के बाद अच्छे से आपको समझाते हैं। अब देखो बच्चों, आगे डेरिवेशन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करो, कई बार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करना है। यह आपका टॉपिक है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है। तो मैं यहां से चुंबक ले रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। यहां से मैंने चुंबक ले लिया, यह सिरा मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया, या इस सिरे को आप एन मान लीजिए, ठीक है बच्चों। और यह सिरा आपका सेंटर पॉइंट है और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, टोटल 2L। 2L इसकी लंबाई है। द्विध्रुव तो आपको पता ही है ना बच्चों, दो बिंदु या दो आवेश हो या जो दो ध्रुव हो। ये अब चैप्टर नंबर 1 की तरह काम करेगा। जो विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनमें आपने ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर जो मान ज्ञात किया था उसी के अनुसार अब चुंबक पे चर्चा करेंगे। चुंबक के दो ध्रुव है एस व एन और मूल बिंदु ओ से, ध्यान से देखो बच्चों, यह दूरी क्या हो जाएगी एल और यह दूरी भी क्या हो जाएगी एल। तो टोटल दूरी का जो ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2L। 2L लंबाई है ध्रुव की। अब ध्यान से देखिए कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु तो अपन मान लीजिए ए और ये जो बिंदु है इस बिंदु को मान लीजिए बी। और कह रहा है कि मूल बिंदु ओ से लेकर और यहां से बच्चों देखो ध्यान से, इनफाइनाइट पर कोई बिंदु पी स्थित है, ठीक है। और यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो है B1 और यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B2 और बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको बच्चों।
ध्यान से देखो आप, आया समझ में? देखो अनंत बिंदु पर P स्थित था, बिंदु P पर एक तो B1 है, एक B2 डायरेक्शन है, और B1 B2 के दोनों के डायरेक्शन के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु O से लेकर और R दूरी पे बिंदु क्या स्थित है बच्चों? P स्थित है, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए S, अब A बिंदु से लेकर R प्लस ये कितना ऐड कर दोगे आप? L, ये L ऐड हो जाएगा यहाँ। देखो बच्चों यहां से लेकर दूरी कितनी है? R, और R में L ऐड करोगे तो ये A P की दूरी आ जाएगी। अब ऊपर जो एक डायरेक्शन और नजर आ रही है, देखो बच्चों ध्यान से, अब आपको याद करनी क्या है? ये दूरी, ये दूरी, तो ये R में से L को कम कर देंगे और ये P की दूरी आ जाएगी, क्योंकि L दूरी कम हो जाएगी, R की दूरी आपके सामने ये है और R में से L है, ये कम हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी BP की और ये दूरी हो जाएगी AP की, ये दूरी हो जाएगी OP की। नहीं है तो मैं आपको बाकायदा यहां लिख देता हूं बच्चों, देखो ध्यान से, OP की दूरी क्या है? R, PP की दूरी क्या है? R माइनस L, और AP की दूरी क्या है? R प्लस L। ये आप डायरेक्शन दे दीजिए, ये दूरी। तो सबसे पहले आप परिबद्ध सच जब बनाएं तो ऐसे बनाना बच्चों कि ये आपके सामने एक चुंबक है, एक चुंबक का आपका ये ध्रुव S है, ये ध्रुव N है, इन दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी वो 2L है। इसी युग्म को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इनके मध्य में मूल बिंदु O से L और L ये दो भागों में विभाजित कर दिया, इनकी टोटल लंबाई 2L है। मूल बिंदु O से अनंत पे कोई बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फर्स्ट चैप्टर में यहां क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B ज्ञात करनी है। यहां से देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी होगी? R। अब B और P की डिस्टेंस क्या हो गई? R में से L को कम कर देंगे और A और P की डिस्टेंस में R में क्या ऐड कर देंगे? L ऐड कर देंगे, जो यहां आपको नजर आ रहा है बच्चों। अब बात करते हैं, मैं सीधी कैलकुलेशन पे लेके चलता हूं आपको डायरेक्टली, तो आपको क्या इनके बारे में आइडिया हो जाए। ये चैप्टर आप फर्स्ट में भी समझ चुके हो तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं BP। तो B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चों? B1 यहां से क्या आ जाएगा? यहां से जो है चुंबकीय मैग्नेट वो आ जाएगा QM प्लस, और यहां से मान लीजिए QM माइनस। दो ध्रुव है, एक प्लस QM है, एक माइनस QM, कोई दिक्कत? ये आप ले लीजिए। तो यहां क्या जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, μ04 पाई। आगे क्या लेंगे? यहां BP की डायरेक्शन, BP की दिशा, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा QM। कोई दिक्कत? ये QM को क्या है? माइनस ले रखा है, ये डायरेक्शन आपने अब इस ले लिया और BP ले लिया। अब इसको प्रूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? μ04 पाई QM इंटू R माइनस L का स्क्वायर। इसको मोड में ले लेते हैं, ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 1। इसी प्रकार B2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ04 पाई R प्लस, यहां से डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों AP। अब AP नहीं आएगी, यहां क्या आएगी? BA, क्योंकि अपोजिशन डायरेक्शन में है। तो यहां से आपको क्या यूज करना है बच्चों? ध्यान से देखो, आप गलत मत कर देना। PA की डायरेक्शन, यहां BP की डायरेक्शन है, ये इधर जा रही है B1, और B2 क्या है? अपोजिशन डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? PA। तो यह जाएगा μ04 पाई QM इंटू R प्लस L का स्क्वायर। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 प्लस B2
बट B1 का जो मान है वो ग्रेटर देन है B2 से, क्योंकि B1 की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव की तरफ है और B2 की डायरेक्शन है वो नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2, इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएगी। तो B बराबर, या B अक्स भी लिख सकते हो, अक्स का मान चाहिए B अक्स, यहां से क्या लिखोगे बच्चों, B1 माइनस B2। क्यों आएगा माइनस B2 वो भी बता दूं बच्चों, यहां से ट्रिक देखो आप, ये है B1 पॉजिटिव और ये है B2 और ये B, तो ये दिशा तो है पॉजिटिव और ये दिशा है नेगेटिव। और जब एक साथ लिखोगे तो B बराबर, B1 तो पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को एक साथ लिखेंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये आपके समीकरण आ गए। इस समीकरण में बच्चों आप मान रखो μ0 4 पाई, ध्यान से देखो QM R माइनस एल का स्क्वायर माइनस μ0 4 पाई QM, आगे क्या जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। B अक्स क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, μ0 4 पाई QM 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस R प्लस एल का स्क्वायर। यार अब पक्षांतर कर लीजिए, μ0 QM 4 पाई R प्लस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर, और ये R का स्क्वायर एल का स्क्वायर का वर्ग। देखो बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो यह हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, और ये आपने पक्षांतर कर लिया और इनका एलसीएम जब आप ज्ञात किया तो ये इनका एलसीएम आ गया। अब a प्लस बी का सूत्र आपने देखा होगा बच्चा, a प्लस बी का क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यह माइनस है तो यह माइनस आ जाए, कोई दिक्कत, ये मान रख दीजिए बच्चों आप। b अक्स μ0 QM 4 पाई R का स्क्वायर L का स्क्वायर 2RL, R का स्क्वायर L का स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों R का स्क्वायर L का स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इस लाइन को जब सोल्व करोगे तो मैं क्यों ना इसी के साथ में ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों इस टेबल को, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अगले स्टेप ये आ जाएगी। और अब आप क्या कर सकते हो, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल कर सकते हो। तो आपके सामने जो मान है वो बी अक्स का ये आ जाएगा बच्चों μ0 QM इंटू 4 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, देखो 2RL, तो ये कितना हो जाएगा 4RL इंटू ये R का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों आएगा ये भी कंडीशन बता दूं बच्चों कि R स्क्वायर की तुलना में ग्रेटर देन L स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये R की दूरी है, ये इनफाइनाइट पे स्थित है, इसकी तुलना में जो ध्रुव की जो दूरी है डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से वो L, वो नगण्य है, छोटी है, तो L को क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं, तो L को अपन क्या करते हैं 0 से व्यक्त कर दिया, तो मैंने 0 ले लिया। अब मैं क्या करूं बच्चों, यहाँ ना ड्राइव करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। B अक्स क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप μ0 4 पाई, अब मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ QM 2L, एक तो यह पार्ट ऐड कर दिया और 2RL ऐड कर दिया, और यहाँ से कर दिया बच्चों R की घात 4, ये ऐड कर दिया। क्यों कर दिया कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है वो देखिए, M बराबर QM बटा 2L, ये होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों B अक्स
ये और ये 3 आ गए, μ0 4 पाई m और ये 2 बचेगा और यहाँ से r की घात 3 और यहाँ b अक्ष सदिश के रूप में लिखेंगे तो μ0 4 पाई 2m इंटू r की घात क्यूब, यह आपका समीकरण आ जाएगा। यह समीकरण नंबर हो जाएगा 3। यह तो हो जाएगा बच्चों आपका 1 2 3 और ये 4। अब ग्राफ की बात करें तो इस तरह से परवलयाकार बचेगा, b0 r दूरी, ये पैराबोलिक बोलते हैं, या b व्युत्क्रमानुपाती r की घात क्यूब, ये आपका ग्राफ बन गया। तो देखने में बच्चों कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो कैलकुलेशन चल रही है जैसे चैप्टर नंबर 1 में था विद्युत क्षेत्र व गॉस का नियम। तो वहाँ से आपने अक्ष पे ज्ञात किया था, वहाँ इतना ही था विद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ये आपका कैलकुलेशन है। इनमें कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, कोई चीज़ें रह गई है तो आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हो, नहीं आपको मेरे साइड तक है कि समझ में आ गया हो। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को जब आप करते हो सोल्व, देखो ध्यान से, ये पोर्शन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऐसे होता है। कोई दिक्कत, इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये पार्ट आपका यहाँ गया। और कैलकुलेशन है क्या आखिरकार, समझने वाली चीज़ है बच्चा डायग्राम। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया और इनकी कुछ स्टेप्स को समझ ली, बाकी की तो कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत ना आएगी। कि यहाँ से है बीपी की जो दूरी है ना बच्चों, वो तो जाएगा r माइनस एल, ओ और पी की दूरी है r, और ए पी की दूरी है r प्लस एल, जो है आपके सामने। अब ये जो डायरेक्शन मैन कर रही है, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये b1 तो पॉजिटिव लेते हैं और b2 क्या है अपोजिशन में है, इस अपोजिशन को इधर ले आएंगे एक साथ में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से नेगेटिव पार्ट आ गया। अब इन दोनों का मान रखा और कैलकुलेशन की और आपके सामने ये मान आ गया। वो m है चुंबकीय आघूर्ण, जिनका मान होता है qm इंटू 2l। qm एक ध्रुव का मान और 2l है ध्रुव के मध्य की लंबाई, ये गुणनफल को है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ये आपका पार्ट हो गया। अब इसी से संबंधित निरक्ष पे ज्ञात करेंगे, ये तो था अक्ष पे, अब बात करते हैं निरक्ष पे। इतने में आप इस चीज को समझिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो तो पार्ट था आपका अक्ष। अक्ष का मतलब ये होता है आपका जो ये हाथ नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पे जो मान ज्ञात करते हैं वो। अब है कि हॉरिजॉन्टल पार्ट पे कोई वर्टिकल्स है, आर दूरी पे कोई बिंदु पी है। पहले तो हॉरिजॉन्टल पे पी बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। अब है सेंटर पॉइंट से आर दूरी पे इस नोक पे पी बिंदु स्थित है, वो है निरक्ष। उस निरक्ष का मान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले वही मैग्नेट बनाते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेट का डायग्राम बना लिया। और मैग्नेट का डायग्राम बनाने के लिए यहाँ से सेंटर जो वो है, यहाँ से क्या जाएगा QM, यहाँ से आ जाएगा माइनस QM। ये जो दूरी है ये A है, ये दूरी है B, ये S है, ये N है, N है, ये S है। कोई दिक्कत, यहाँ से बिठा देती। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2L, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है L। ठीक है। अब कह रहा है कि R दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब एक नोड तो यहां से जोड़ दिया, एक नोड आपका यहां से आ गया। अब यहां से ऊपर जाएगा और यह बिंदु P स्थित है, यहां से यह जाएगा और यहां से यह जाएगा और यहां से यह निकलेगा। यहां से जाएगा B2, यहां से हो जाएगा B1 और यहां से हो जाएगा B। और ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण पे मौजूद है, ये भी थीटा है। और आर दूरी पर ये बच्चा है B1 साइन थीटा, और ये इनके एक भी दूसरे के लंबवत हैं,
ये है B2 साइन थीटा, और ये B1 B2, तो ये एक साथ ऐड कर देंगे इसको, क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज दिशा को जोड़ देंगे, B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा, ये आपका पार्ट आ गया। ये जो दूरी है वो हो जाएगी AP, और ये दूरी हो जाएगी BP, और ये मध्य की दूरी हो गई R, और ये दूरी हो गई O से, एक की मध्य की दूरी L है, O से B की दूरी है L, और टोटल लंबाई है 2L। अब ध्यान से देखिए, थ्योरी लिखें तो ऐसा लिखना, माना कि AB एक चुंबकीय ध्रुव है या दंड चुंबक है, दंड चुंबक में एक ध्रुव N है, एक ध्रुव S है, और उनके मध्य की जो दूरी है वो 2L है, और चुंबक के ध्रुव के मध्य O बिंदु पर R दूरी पे बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिनमें लंबवत घटक B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा ये आपस में मान तो बराबर है, बट इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। बट B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा वो क्षैतिज दिशा में होने के कारण दोनों को मान को ऐड कर दिया जाता है, दोनों की दिशाएं, दोनों का मान आपस में बराबर है, इस वजह से ये पार्ट तो ऐड हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और अब आपको ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो सबसे पहले वो पिछले की तरह पार्ट लिखिए आप, फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे बच्चों, A से B, B से P की दूरी, तो यहां से लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु AP पर की तीव्रता, और ये बच्चों L है, ये बच्चों R है, तो इनका जो कर्ण है, देखो ये समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण है, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर, R का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर, ये माना जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यह L है आधार, तो B1 का क्या माना जाएगा बच्चों, μ0 4 पाई QM अंडर रूट में दे रखा है, इसका वर्ग करोगे आप, तो इसका जो वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर L का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्यों आया मैं भी समझा देता हूं बच्चों। आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात की तो ये AP की डायरेक्शन है, तो यह जाएगा QM AP की का वर्ग QM अंडर रूट R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का वर्ग, तो ये अंडर रूट उठाएंगे 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये सिंपल थ्योरम आ जाएगी ऐसे। तो इस पार्ट को मैं आपको मिटा देता हूं। आगे इसी तरह 2 पे बिंदु PB पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 μ0 4 पाई QM R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत A नहीं है, या L है तो I ले लीजिए। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा, क्योंकि दोनों क्षैतिज दिशा में है, ये कोण ऐड हो जाएंगे, ये कोण निरस्त हो जाएंगे। अब कह रहा है कि जो B1 कोस थीटा है वही B2 कोस थीटा है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, B1 कोस थीटा के रूप में मान लीजिए, या इनको बराबर कर दीजिए। अब आगे देखिए B निरक्ष B1 कोस थीटा B1 कोस थीटा 2 B1 कोस थीटा 2 B1 का मान क्या बच्चों, μ0 4 पाई QM R का स्क्वायर L का स्क्वायर, और कोस थीटा का मान क्या है, L इंटू R का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर। क्योंकि कोस थीटा क्या है मैं यही याद कर देता हूं बच्चों, कोस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा R है, ये तो लंब, और L है ये आधार,
तो यह तो होगा एल और यह हो जाएगा करंट, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये कोस थीटा का मान आपने यहाँ से लिया और B1 का पोर्शन आपने यहाँ से ले लिया। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, μ0 इंटू 4 पाई Qm2L बट्टा आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर 3/2 ये ले लिया। ये क्यों लिया, ये फुल और हाफ, 1 + 1/2, जब पावर को ऐड करेंगे तो इसकी पावर आएगी 3/2, ये मानो आपका यहाँ। और ये पोर्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लें। m का फॉर्मूला है Qm/2L, चुंबकीय आघूर्ण। तो B निरक्ष क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, μ0 4 पाई, यहाँ से क्या लूँगा मैं, m आ जाएगा, और यहाँ से r का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। क्यों लिया l की स्क्वायर के 0, मैं कारण दे देता हूँ, r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो l स्क्वायर इज नेगलेक्ट, l स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि इस r की तुलना में ये l की जो लंबाई है यह क्या है, सीमित है, छोटी है। तो इस दूरी की तुलना में ये l का मान नगण्य मानते हैं, ये अलग दूरी है, इस वजह से l की जगह मैंने क्या किया, l का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा μ0 4 पाई m/r⁵, यह मान बचेगा। इस मान को जब आप वेक्टर के रूप में लिखोगे, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, B निरक्ष का जो मान है वो आपके सामने आ जाएगा μ0 4 पाई m/r⁵, ये आपका मान आ जाए। ये समीकरण नंबर 3। वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो B निरक्ष ये आपका सदिश रूप हो गया, कोई दिक्कत। अब B अक्ष है वो 2B निरक्ष है, मतलब अक्ष का मान और निरक्ष के मान से कितना है, 2 गुना है। अक्ष के मान में क्या है, ज्यादा है निरक्ष से, और निरक्ष का मान अक्ष के मान से 1/2 है। तो इसका जो कारण है वो नोट, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। P अक्ष 2B निरक्ष, एक तो ये पॉइंट लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो B निरक्ष B अक्ष बट्टा 2, ये वेक्टर में लगा दीजिए तो आपको दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आप कंडीशन को मैच कर लीजिए। अब इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी ऐसे आएगा, ये B है, ये O है, ये R दूरी है, और ये परवलयाकार ग्राफ है, दूरी के साथ घटता है, ये 1/r⁵। इस तरह से ये आप याद कर सकते हो। मैंने टेक्निकली तौर पे आपको समझाया है, आप आराम से इस पार्ट को समझ सकते हो। इन पार्टों के मध्य की जो B है वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सोल्व हो जाएगी। ये क्षैतिज दिशा में कोस थीटा है, और पेंडिकुलर जिसको बोलते हो आप निरक्ष या ऊर्ध्वाधर रेखा, वो है साइन थीटा। इस वजह से आपने ये मान याद किया, और यहाँ कोस थीटा का मान आपने लिया कि ये पोर्शन तो आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। इस तरह से आपने यहाँ से कोस थीटा का मान लिया, और B1 का मान है वो पार्ट और ये पार्ट बोथ आर इक्वल है, इसलिए B1 और B2 का मान आपने यहाँ से आइडेंटिफाई कर दिया। तो इस वजह से आपने क्या कर दिया कि B1 B2 को बराबर मान लीजिए। और ये साइन थीटा वाला पोर्शन मैंने थ्योरी में समझाया कि दिशा तो समान है, नहीं मान तो समान है, बट दिशाएं विपरीत होने के कारण ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, निरस्त होंगे। इस पार्ट का आपको कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन हो जाएगा। इस पार्ट को आपने ये ड्राइव किया, ड्राइव करके जो भी आपके कैलकुलेशन आई है वो कैलकुलेशन लिख के ये वेक्टर में है। अब आपके अक्ष और निरक्ष में कई बार पूछ लेते हैं छोटे छोटे परीक्षा में प्रश्न कि अक्ष का मान निरक्ष की कितना गुना होता है, 2 गुना, निरक्ष का मान अक्ष का हाफ होता है। ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये तो पार्ट हो गया बच्चों चुंबक से संबंधित अक्ष और निरक्ष में। अब कुछ टॉपिक और हैं जो कल के वीडियो के साथ में मिलेंगे आपको, जो भी बच गए इस चैप्टर से टॉपिक। ये चैप्टर आज ही शुरुआत की है, बाकी के जितने भी इसके पार्ट बचे हुए हैं
वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं समझने की। फर्स्ट पार्ट पूरा होते ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, और जैसे सेकंड पार्ट पूरा होते हैं फर्स्ट पार्ट के जितने भी समराइजेशन फॉर्मूलाज उससे संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे। लगभग काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। आप लगातार पढ़ते जाइए। जो भी नए बच्चे उनको जोड़िए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं बच्चों। और इसी के साथ में मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, और कल नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। और आप मेरा तो यही सजेशन, आप पढ़ते रहिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट्स के माध्यम में पूछ लीजिए। थैंक यू।